आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आज हम बात करने वाले हैं कल होने वाले मतदान की। दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर मतदान होना है। 26 अप्रैल की तारीख देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान। इससे पहले 19 अप्रैल को 21 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ था। दूसरे चरण में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई अहम राज्यों की अहम सीटों पर मतदान होना है। इनमें से कई पार्टी के दिग्गज नेताओं की भी सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर, राजस्थान की 25 में से 13 सीटों पर, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, असम और बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होना है। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में लगभग 65.5% मतदान हुआ था, इसलिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। 2019 के चुनाव में एनडीए ने इन 88 सीटों में से 50 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियां पूरी तैयारी कर चुकी हैं। अहम उम्मीदवार हैं जैसे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो तिरुवनंतपुरम से हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या जो दक्षिण बेंगलुरु से खड़े हुए हैं, मथुरा सीट से हेमा मालिनी हैं, मेरठ से अरुण गोविल हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड पर भी कल ही मतदान होना है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ये बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से लड़ रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी शामिल हैं। लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। इस लोकसभा चुनाव में हर कोई अपनी भूमिका निभाना चाहता है, कोई प्रत्याशी के रूप में, तो कोई स्टार प्रचारक के रूप में, तो बचे हुए लोग मतदाता के रूप में। मतदाता यानी प्रत्याशियों का भाग्य विधाता, जिसको अपने पाले में लाने के लिए हर प्रत्याशी तरह तरह की चुनावी चालें चल रहा है। अब मतदाता का जो मौन था या मुखरता थी वह अब स्पष्ट होगा कल इन 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें 6 सीटों के अलावा एक बैतूल लोकसभा सीट भी शामिल थी, लेकिन बैतूल में एक प्रत्याशी की मृत्यु के कारण उसे अगले चरण के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होना है। जो 89 सीटों पर होना था वो 88 सीटों पर हो रहा है। किस राजनीतिक दल ने क्या तैयारी की है और जो मतदाता है, जो प्रत्याशी का भाग्य विधाता है, उसकी मुखरता थी या मौन था, जो भी था उसके क्या आशय थे, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋचा सिंह जी। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता मिर्जा अशफाक जी। मिर्जा अशफाक जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नीरज महेरी जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं ऋचा जी आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार का जो तरीका था वो पहले चरण के मतदान से पहले कुछ और तरीका था, जहां पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खूबियां गिना रहे थे कि पिछले 10 सालों में हमने क्या किया है। जैसे ही पहले चरण का मतदान हुआ, परसेंटेज का विश्लेषण किया गया, चुनाव प्रचार का तरीका बदला। अपनी खूबियां बताने के बजाय अब विपक्षियों की खामियां बताई जाने लगी। आपको लगता है कि चुनाव प्रचार का तरीका बदलने से दूसरे चरण के मतदान में आपके पक्ष में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व जी 140 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए, इस देश के समावेशी विकास के लिए, साथ ही साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी आपने कहा कि हमने चुनाव की रणनीति जी बदल दी है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जिम्मेवारी है कि वो किस तरीके से इंडी अलायंस और कांग्रेस का जो मंशा है इस देश को विभाजित करने, जो मंशा है संविधान के अनुरूप का चलकर संविधान को बदलने की और एक वर्ग विशेष के प्रति
आरक्षण लागू करने के लिए, जिसकी व्यवस्था संविधान में भी नहीं दी गई है कि हमारा संविधान पंचनिरपेक्ष सिद्धांत है, जिसमें किसी भी धर्म के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस का पर्दाफाश करने की जो प्रयास किया है और जनता के सामने काम किया है। ऋचा जी, अभी आपने कहा कि संविधान की बात कही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि 400 पार का जो नारा दिया है, तो 400 सीटें जीतने के पीछे उद्देश्य भी उन्होंने बताया है संविधान परिवर्तन की बात। नहीं, ऐसा कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं कहा कि देश का संविधान बदला जाएगा। नहीं, संविधान से बदलने से तात्पर्य यह है कि जो उन्होंने कहा कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए है ताकि जो चीजें हम करना चाहते हैं, जो अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन की बात करें, उसके लिए 400 पार की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि कल जब मध्य प्रदेश वो आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं आपसे आपके बच्चों का भविष्य मांगने आया हूं और उनका भविष्य संवार सकूं, इसलिए मुझे 400 सीटें चाहिए है। बिल्कुल, हमें 400 सीटें चाहिए ताकि 2047 में भारत में विकसित अर्थव्यवस्था बनाई जा सके, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके और साथ ही साथ समावेशी विकास किया जा सके। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि कोई भी जब किसी चुनावी वर्ण में उतरता है तो अपना एक टारगेट सेट करता है। हम नीचे से नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस नहीं है जो अपना जमानत बचाने के लिए लड़। हम भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीतने के लिए 400 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने। ठीक है, वापस आता हूँ ऋचा जी आपके पास में। मिर्जा अशफाक जी आपके पास आना चाहूंगा कि यहाँ बात हुई, जैसा ऋचा जी ने अभी कहा कि विपक्षी गठबंधन पर निशाना इसलिए साधा जा रहा ताकि उनकी जो सच्चाई है वो उजागर की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में जिस तरह का उल्लेख कर रहे हैं, जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सर्वे का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले आज मुरैना में जब उन्होंने बात कही है कि राजीव गांधी ने कानून इसलिए बदला ताकि इंदिरा गांधी की संपत्ति बचाई जा सके, तो इस तरह की बातें आपको लगता है कि मतदान को प्रभावित करेंगी? मिर्जा अशफाक जी, आपका जो हैंडसेट है उसमें ऑडियो का ऑप्शन जो म्यूट है शायद वो ऑन होगा, उसको ऑफ कर दीजिएगा तो आपकी आवाज़ हम तक आएगी। अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही हम तक। जी जी, जी हाँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो पहला चरण का चुनाव हुआ, उसमें पूरे देश की जनता ने इन सीटों को उनको आईना दिखाने का काम किया। पहले चरण से ही घबराए, दूसरे चरण का प्रचार कल समाप्त हुआ, वोटिंग होनी है। लेकिन आज जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी घबराई, ये दर्शाता है कि ये बताइए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून की बात ये लोग करते हैं, देश का प्लान इनको तय करता है। और आज देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसकी संपत्ति और कानून बदलने की बात करते हैं। देश की जनता आज इनके खेल को समझ रही है, इनके तुष्टीकरण को समझ रही है। और जब लास्ट तक चुनाव आएगा, सीधे सीधे आते हुए आप देखेंगे कि देश को विभाजित करने वाले लगातार बयान आते जाएंगे। कौन कहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को कौन करना चाहता है, कौन बदलना चाहता है? कि देश की जनता, देश का दलित, नौजवान और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इंडिया गठबंधन, जो हमारा इंडिया आपने कहा संविधान बदलने की बात, तो उन्होंने स्पष्ट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि यदि बाबा साहब भी आ जाएं तो वो भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। दूसरी बात, एक आरोप लगाया है उन्होंने कि कर्नाटक में आपने कानूनी चालाकी की है एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए। गलत। हम पूरे देश के लिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लिए काम करती है। हमारे लिए देश में जाति और धर्म के आधार पर कोई राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की है। दूसरी चीज, किसके सांसद बयान दे रहे हैं, किसके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हम देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कि 400 की बात कर रहे हैं कि 400 सीटें लाइए हम देश का संविधान बदल। यही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बयान दे रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव में जब इनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, देश की जनता इनको आईना दिखाने का काम कर रही है, इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने बयान को लेकर ये जो इन्होंने बयान इनके सांसद देना उनको काटने की कोशिश है। इनकी मंशा को देश की जनता समझ रही है। और सातवें चरण, जो भी चरणों में चुनाव हो रहा है,
देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखल करेगी चलिए, ठीक है। और निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। वापस आता हूं आपके पास। मैं प्रखर श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। बात तो हुई संविधान बदलने की, बात तो हुई वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने की, और बात तो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। दूसरे चरण का मतदान कल होना है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए आश्वस्त भी हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चुनाव प्रचार थमने से पहले बहुत सारी बातें उन सीटों पर हुई हैं जहां पर जिन 88 सीटों पर कल मतदान होना है। आपका सबसे पहले आपकी टिप्पणी कल मतदान होने के लिए। दूसरी चीज कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात है, क्या वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी की अपेक्षा जनता ने की थी? सूरज जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार प्रखर जी। और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार जी। देखिए सूरज जी, असल मामला यह है कि इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसी और इलेक्शन कमीशन के डंडे पे सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक मैनिफेस्टो कॉपी करती है जिसका नाम है चंदा दो धंधा लो वरना ईडी का डंडा लो। देखिए, मजे की बात तो यह है कि जब आज की डेट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान मान ली है, हाँ। उनको पहले चरण के चुनाव में उनको यह पता चल गया है, उनकी हताशा और निराशा उनके बयानों में जाहिर हो रही है साफ साफ। किस तरीके से जो जो ऐसी भाषा का प्रयोग करे तो हमें तो शर्म आती है कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकता है। देखिए, इनके पास बीते 10 सालों में कोई किसी प्रकार का कोई काम गिनाने को तो है नहीं। हाँ। आप ये क्या करेंगे? छीटा कशी करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को किस तरीके से घुमा फिरा कर जनता के सामने पेश करेंगे। देखिए, देश अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बंगारू जनता पार्टी ओके ये जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाजी करती है और हम लोग हर एक एक फेज में देखते हुए आए हैं। देखिए, कितनी शर्म की बात है, कितनी निंदा की बात है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं। मतलब और कांग्रेस सरकार इंडिया इतने हताश हो चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं कि अब ये मंगलसूत्र पर आ चुके हैं। जिन्होंने अपने मंगलसूत्र की कभी कामना नहीं करी, इच्छा नहीं करी, उसकी इज्जत नहीं करी। हाँ। आप ये माताओं बहनों की मंगलसूत्र बचाने का काम करेंगे। ठीक है। युवाओं को बेरोजगारी की लाइन में लगा दिया है। ठीक है प्रखर जी, युवा विवश है इजराइल और फलस्तीन में जाकर काम करने के लिए। चलिए वापस आता हूं आपके पास में। आपने एक बात कही है, वही बात लेकर के नीरज मेहरे जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रखर जी ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं नीरज जी। देखिए सूरज जी, चुनाव चल रहा है हमारे देश में, अच्छी बात है और जनता वोट की चोट भी कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इस पूरे चुनाव में देखिए आप, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दो जो मेन मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रही है। ना तो महंगाई पे चर्चा करना चाह रही है, ना बेरोजगारी पे चर्चा करना चाह रही है। प्रधानमंत्री के भाषण हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि पूरे देश में बेरोजगारी भी नहीं है और न ही कहीं महंगाई है। जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो यही बता दे तो नहीं खरीदते। नीरज जी, आपका वो जो कॉर्ड लगा हुआ है ऑडियो वाला, एक बार उसको निकाल करके लगा लीजिए। आपकी आवाज स्पष्ट तक हम तक आने लगे, शायद उसमें कुछ डिस्टरबेंस है। हेडफोन का वायर आपका शायद हिल गया है, इस कारण से आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हम अपनी तकनीकी टीम से कहेंगे कि एक बार नीरज जी से संपर्क करके देखें कि क्या खामी है जिस कारण से उसे दूर करके उनकी आवाज़ हम तक बराबर आ सके। ऋचा जी, बात जैसा कि जहाँ से अभी बात नीरज जी ने जो बात शुरू की, उन्होंने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की बात नहीं करती। दो बातें, एक तरफ कुछ समय पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। तो वो लोग कौन हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, उन्हें अनाज की आवश्यकता अभी भी पड़ रही है? ये दो अलग अलग बातें हैं, मैं इन दोनों पर आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं, ऋचा सिंह जी। देखिए, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह की अर्थव्यवस्था को छोड़ा था, अगर आप मुद्रास्फीति को दर को देख लें तो 2014 तक मुद्रास्फीति की दर डबल डिजिट में थी। आज हमारी मुद्रास्फीति की दर लगभग 5 से 6% के बीच में। नीति आयोग की रिपोर्ट है जो स्पष्ट कहती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं और ये सरकार की कल्याणकारी नीतियों के तहत था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की नीतियों के तहत एक बड़ा हिस्सा देश का 140 करोड़ जनता का गरीबी रेखा में जी रहा था, तो उनको आज भी अनाज की जरूरत है और 80 करोड़ लोगों को अनाज की व्यवस्था दी गई, जिसको अभी आगे भी जारी रखने की जरूरत इसलिए है ताकि उनके भी स्तर को सुधारा जा सके। और दूसरा मैं एक स्पष्टीकरण और देना चाहती हूँ, जो प्रखर श्रीवास्तव जी अभी कह रहे थे कि देश में आपातकाल अघोषित था। प्रखर श्रीवास्तव जी को किताब उठाकर पढ़ने की जरूरत है कि आपातकाल क्या होता है, क्योंकि जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने तमाम राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया, विपक्षी दलों की विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूस दिया, उस कांग्रेस की सरकार के साथ पार्टी के साथ इनका अलायंस है। और दूसरी बात, ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे प्रखर जी, आप तो नौजवान हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके नेता केजरीवाल जी बेरोजगारी कैसे दूर कर रहे थे? कोरोना काल में जब देश महामारी से जूझ रहा था तो आप शराब नीति के घोटाले की जो नीति बना रहे थे, आप एक बोतल शराब फ्री दे रहे थे, घरों में जब आपको राशन और दवाई पहुंचानी थी तो आप शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। वही नेता जिसने लगातार भ्रष्टाचार किया, आज वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। और प्रखर जी एक अंतिम बात, आप ईडी की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय केजरीवाल जी को ईडी और सीबीआई ने जेल नहीं भेजा है, उसने उनके रिपोर्ट दाखिल की है। केजरीवाल जी को जेल भेजने का काम न्यायालय ने किया है, कोर्ट का काम है किसी को भी जेल भेजने का, न ये सरकार का काम है न ईडी और सीबीआई का काम है। लेकिन इस देश की संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम कर सके, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सके, कि कानून की नजर में मुख्यमंत्री और आम नागरिक के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं है। ठीक है ऋचा सिंह जी, ठीक है जी, मुझे अशफाक जी आपके पास भी आऊंगा जी। मुख्यमंत्री जेल में बैठकर ठीक है सरकार चलाना चाहते हैं। ठीक है ऋचा सिंह जी, जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ नीरज जी। पहले ऋचा सिंह जी की बात का जवाब देना चाह रहे हैं प्रखर श्रीवास्तव जी, आप उनको जवाब दे दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। जी प्रखर जी। देखिए, हमारी बहन बहुत अच्छा बोल के गई, अभी बहुत अच्छे प्रवचन दे रही थी और मैंने उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुना जी। मैं आपके माध्यम से उनसे करबत प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब मैं बोलूं तो वो मेरे बीच में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करा। मैं भी सभी से आया कि अपनी बात, अपने समय अपनी बात रखें, सभी से आग्रह है जी। ठीक है ऋचा सिंह जी, प्रखर श्रीवास्तव जी की बात पूरी हो जाए फिर वापस आपके पास आऊंगा। जी प्रखर श्रीवास्तव जी। देखिए, ये पूछ रही थी ना अघोषित आपातकाल, मैंने कौन सी किताब से पढ़ा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अघोषित आपातकाल इसलिए कहा गया ऋचा जी कि किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को, और एक नहीं दो मुख्यमंत्री को आपने जेल भेज दिया है, और आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो। ऋचा सिंह जी फिर आपको दी यही आपकी समझदारी की प्रश्न उठाता है कि जेल भेजने आप बहुत सम्मानित न्यूज चैनल में बैठी हुई है, थोड़ा सा ऐसे ही पता लिखिए किस तरीके से करी जाती है। चलिए, तो आपको एंटरटेन करने रहा है, लेकिन बेल और जेल दोनों इस तरीके की बनी हुई है, इस तरीके से परीक्षा नहीं होते चाहिए। बेशर्मी की मैंने आपको पहले भी अनुरोध करा था, आपसे निवेदन न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऋचा सिंह जी, मेरा आपसे आग्रह है, ऋचा सिंह जी मेरा आपसे आग्रह है कि जब आपकी बात हो रही थी, वो आपकी बात सुन रहे थे, वो अपनी बात करें तो आप सुन लीजिएगा, आप वापस आऊंगा तब अपनी बात रखिएगा, आपके पास आऊंगा तब अपनी बात रखिएगा। प्रखर श्रीवास्तव जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें।
बिल्कुल, मैं अपनी कम शब्दों में बात कहूंगा। देखिए, सिंपल सी बात है, किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को ये जेल भेज रहे हैं। हाँ। चंडीगढ़ का चुनाव हमने देखा किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर घपला कर रहा है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और सूरत के चुनाव, सूरत का चुनाव अभी हुआ है, किस तरीके से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है। ये देश की जनता और आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं किस तरीके से देश के अंदर आघोषित आपातकाल लगा हुआ है, और किस तरीके से ये चुनाव खत्म करना चाह रहे हैं। आप नहीं बात इनकी दूसरी, आप बात इनकी दूसरी, ये जो कह रही थी न्यायपालिका ने अरविंद जी को जेल भेजा, तो मैं अपनी बहन को बहुत प्यार से बताना चाहता हूं कि ईडी के जब आप इस तरीके से जनता को बरगला रही हैं, जनता भी जानती है, और आप किसमें हंसी उड़ेगी। अरे ईडी ने एफआईआर दर्ज करवाई, और जिस तरीके से संशोधन करा गया, उस संशोधन की वजह से ही आज मुख्यमंत्री जेल में 2000 जानकारी आपको जरूरी है, संसद के अंदर जाकर उसमें चेंजेस करे थे, वो सीधे अक्यूज को बता दिया गया। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि ये तमाम चीजें, रीता जी और मेहमान है, उनसे वक्तव्य ले लूं, फिर आपके बाद वापस आता हूं। और मिर्जा अशफाक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कम शब्दों में पूरी रखें। सबसे पहली बात, लोकतंत्र को जो बदलने की बात जो सांसद इनके कह रहे हैं, आज भी इनकी सरकार में दिखता है। हाँ। लोकतंत्र की हत्या करें, संविधान कहां बचा है? चुने हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिराने का काम करते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम करते हैं, और सिर्फ इनको ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार की इनकी जो बात है वो इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्योंकि इनको सिर्फ विपक्ष के नेताओं में भ्रष्टाचार नजर आता है। हाँ। जो इनके नेता खुलेआम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण भारत पर सरकार देती है, उसको लेकर इनके मन में कोई सवाल नहीं होता, ना उनसे सवाल करते हैं। लेकिन मिर्जा अशफाक जी, अभी हाल ही की बात है, पूरे देश में यदि हम देखें तो कई राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब आप उन्हें भ्रष्टाचारी कहने लगे कि भ्रष्टाचारी लोग चले गए बीजेपी में। कल तक जब वो आपके साथ थे तब बिल्कुल सही थे। देखिए, की सवाल नहीं है। हाँ। सवाल इस बात का है कि ईडी का डंडा चला जाता है, जैसे अभी प्रकाश जी ने कहा। हाँ। कि या तो आप यहाँ हमारी वॉशिंग मशीन में आइए, साफ हो जाइए। हाँ। वैसे वो भ्रष्टाचारी हैं। हाँ। वैसे भ्रष्टाचारी हैं। हाँ। लेकिन इनकी मशीनें कैसी है जो कि आइए इनमें शामिल होइए भाजपा में, और उसके बाद वो साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये सवाल दोहरी राजनीति देश की जनता समझ रही है, देश के लोग जानना है, और इसका जवाब 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर इनको मिलने जा रहा है। देश की जनता सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ठीक है, जनता जो है वो प्रत्याशी की भाग्य विधाता है, वो मतदाता है। उसके मनोमस्तिष्क में क्या है, उसका मौन क्या कह रहा है, मुखरता क्या कह रही है, ये 24 तारीख को 4 जून को पता चल जाएगा। नीरज जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ कहें तो आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, हम देखना चाहते हैं। हमारी तकनीकी टीम, आपके हैंडसेट में एक म्यूट का ऑप्शन होगा, शायद वो ऑन यदि हो तो उसे बंद करिए, तो आपकी आवाज हम तक आने लगे। जी, कुछ कहेंगे आप तो आपकी आवाज हम तक आएगी। आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है। जो बात मैंने पहले कही थी वो उस पर मैं चाहता हूं कि अपनी टिप्पणी रखें, और इस पूरी तमाम चर्चा पर जो बात हुई, अघोषित आपातकाल की बात हुई, आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, महंगाई की बात हुई, मंगलसूत्र की बात हुई, इस पर मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, एक तो कोई भी राजनीतिक दल हो जी, और इस लेवल पे कम से कम देश के प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र जैसी बात पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। क्योंकि ये हिंदू समुदाय हो के लिए धर्म का और आस्था का विषय है, किसी भी आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा उम्मीद की जाती है। कम से कम देश के प्रधानमंत्री ऐसी चीजों को नहीं करेंगे। दूसरी बात, वही राजनीतिक दल जैसी अपनी बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, वादों में सबसे बड़ी चीज ये है कि महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नौकरी की बात नहीं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले मैनिफेस्टो में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा, ये वादा तो नहीं पूरा कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, पारदर्शिता की तो बात की, लेकिन नौकरी की बात की। कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है कि हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ठीक बात है, वो 1 साल में 5 साल, लेकिन संख्या खोल रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी है, कांग्रेस पार्टी देश भर में न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन जनता को समझाने में नाकाम है। जनता को अगर समझ में आ रहा है इनकी बातों में दम है, तो जनता समझ क्यों नहीं? जनता समझ नहीं रही तो आप चुनाव में जीतता है। आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सब जो
समझदार है, वोट की चोट करने का तरीका जानती है। अब बोलती नहीं है जनता, बटन दबाकर जवाब देना चाहती है और दे दी। ठीक है, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ नीरज जी आपसे कि जैसा मेरी चर्चा के प्रारंभ में मैंने कहा था कि एक तरफ देखा कि पहले चरण का मतदान तब हुआ, उसके पहले चुनाव प्रचार के तरीके कुछ और थे, कुछ और बातें कही जा रही थी। जैसे ही पहले चरण का मतदान हुआ, प्रतिशत आया कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, उसका विश्लेषण किया गया, चुनाव प्रचार के तरीके बदल दिए गए। आपको लगता है कि दूसरे चरण के चुनाव में उसका कुछ असर पड़ेगा, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, या किसी एक दल जिसने भी अपने तरीके बदल कर, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने यदि तरीके बदले हैं प्रचार के, तो उनके पक्ष में ज्यादा मतदान हो सकता है, ऐसा कुछ संभावना नजर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, चूंकि गर्मी का सीजन है जी। और चुनाव में सवेरे जितने वोट बैंक होता है, अगर वो सवेरे 10 बजे तक जो वोटर आ जाता है, हाँ। फिर 10 बजे से ज्यादा से ज्यादा 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, क्योंकि धूप कड़क होती है और लोग मतदान में धीमे धीमे मतदान धीमा रहेगा। जो प्रतिशत चल रहा है, 1-8% ऊपर नीचे जा सकता है, इसका कोई विशेष फर्क मुझे नहीं लगता है, इसलिए भी पड़ने वाला है। ठीक है, मतदाता चूंकि मौसम का प्रभाव है, मौसम की मार झेल रहा है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हालांकि मतदाता के मन का तापमान भी ऊपर नीचे तो हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो तापमान किसके पक्ष में और किसके खिलाफ जाता है, ये स्पष्ट होगा 4 जून को। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। ऋचा सिंह जी, मिर्जा अशफाक जी, प्रखर श्रीवास्तव जी, नीरज मेहरे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि दिग्गजों की किस्मत अब दांव पर है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल मतदान होना है। दूसरे चरण में कई हॉट सीटों पर मुकाबला है और इन 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा और यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। देखना है कि कल मतदान का प्रतिशत कहाँ जाता है, पहले चरण से ज़्यादा होता है या पहले चरण से कम होगा, ये मतदाता स्पष्ट करेगा और मतदाता कल अपना फैसला सुना देगा। उसकी घोषणा होगी 4 जून को। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।